नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय है आपका 2 विलयन। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को लेकर आए जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं जो इस वीडियो में आने वाले या इस चैप्टर से आने वाले टॉपिक्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। पहला है मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा टॉपिक है मोल प्रवाह से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तीसरा टॉपिक होगा आपको एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की भूमिका क्या है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रकृति क्यों होती है। नेक्स्ट है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक बताइए। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब सामान्य अणु संख्य गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। हिमांक के अवनमन तथा विलय के अणु भार में संबंध क्या होता है। परासरण दाब को उदाहरण से समझाइए। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। तो परासरण दाब और राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो पहली हेडिंग है हमारी मोलरता को उदाहरण से समझाइए। ये आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा कि मोलरता को उदाहरण से समझाइए। तो मोलरता होती क्या है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोलरता होती क्या है, इसे एम से डिनोट करते हैं किसी निश्चित ताप पर। मोलरता के लिए परिभाषा होती है किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, किसी निश्चित ताप पर, ताप एक निश्चित है, प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता का सूत्र क्या होता है या मोलरते की इकाई क्या होती है। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो मोलरता की इकाई क्या होती है आपसे पूछा जाता है, तो क्या होती है मोल प्रति लीटर। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है। तो आपसे दे सकता है कि 0.2 मोलरता का क्या तात्पर्य। तो 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं विलयन टॉपिक्स से। जो आपका चैप्टर 2 है विलयन, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो क्वेश्चन है आपका मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, अथवा मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो मोल प्रभाव होता है क्या है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक विलयन में किसी एक घटक विशेष का मोल प्रभाव, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होता है मोल प्रभाव, किसी विलयन में एक घटक, किसी विलयन में घटक विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है। तो घटक के मोलों की संख्या, एक घटक का मोल प्रभाव, तो क्या होगा, घटक की मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो घटक, एक घटक के मोलों का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, फॉर्मूला घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछा गया है, एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की भूमिका बताइए। तो एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की भूमिका बताइए। तो एल्कोहल तथा जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध
अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन बलों में से एक होता है। जब एल्कोहल तथा जल परस्पर मिलाए जाते हैं तो एल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, परंतु ये आबंध पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बलों का परिणाम क्रमशः घटने लगता है तथा विलयन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है तथा क्वथनांक घटता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आती है, इस प्रकृति को क्यों प्रदर्शित करता है? या ऐसा पूछा जा सकता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रकृति क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका आंसर देखते हैं। गैस प्लस द्रव जब होता है तो विलेय गैस बनती है और ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है। तो गैस की विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो गैस की विलेयता क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्मा निकलती है। चूंकि ताप में वृद्धि हो रही है, अतः लासाते नियम के अनुसार समप्रतीत दिशा की ओर अग्रसर होगा। क्या होगा? समप्रतीत दिशा की ओर अग्रसर होगा, जिससे ताप में कमी हो जाए। इसके कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उन्नयन मोलल स्थिरांक कहलाती है। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उन्नयन मोलल स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, क्योंकि जब विलायक के एक मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक। तो इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे जरूर याद करना है। परासरण दाब क्या होता है? परासरण अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन में से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। परासरण दाब का व्यंजक क्या होता है? पीवी बराबर होता है एनआरटी, या होता है पी बराबर एन अपॉन वी आर टी, या होता है पी बराबर सी आर टी। तो ये तीन फॉर्मूला होते हैं परासरण दाब के, और तीनों याद कर लीजिए। आपके जब न्यूमेरिकल हल होंगे तो उसमें यूज किया जाता है। तो पी वी बराबर क्या होता है? एन आर टी, या पी बराबर होता है एन अपॉन वी आर टी, या होता है पी बराबर सी आर टी। जहाँ देख लीजिए, पी परासरण दाब है, वी विलयन का आयतन है, आर गैस स्थिरांक है, टी परमताप है, एन स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या, जहां डब्ल्यू अपॉन एम भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू है विलेय की मात्रा, स्मॉल एम है विलेय का अणु भार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति परासरण क्या है? इसका उपयोग लिखिए। प्रति मोल परासरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो प्रति मोल परासरण क्या होता है? यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रभावित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए होता है, घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? यदि परासरण दाब से अधिक दाब
विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन में अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसामान्य अणु संख्य गुणों से आप क्या समझते हैं? किसी एक का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सामान्य अणु संख्य गुणधर्म तनु विलयनों के वे भौतिक गुणों जो विलयन में उपस्थित कणों अणुओं या आयनों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर नहीं करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे परासरण दाब अणु संख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है? देख लीजिए, हिमांक के अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है। 3 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। हिमांक में अवनमन को डेल्टा कैपिटल टी स्मॉल टी मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोलरता। डेल्टा टी बराबर होता है मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो डेल्टा टी बराबर के एफ डब्ल्यू अपॉन एम डैश कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 100। तो देख लीजिए, नेक्स्ट निकल के फॉर्मूला आया हमारा डेल्टा टी बराबर होता है 100 के एफ डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ, या से बोल सकते हैं एम डैश बराबर 100 के एफ डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, जहाँ एम डैश विलय का अणु भार है, डब्ल्यू है विलय का अणु भार, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। नेक्स्ट आया परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, परासरण दाब को उदाहरण से समझाइए। तो परासरण दाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको जरूर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यदि कहीं पर ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। परासरण दाब इस बार जरूर पूछा जाएगा। परासरण दाब की परिभाषा या परासरण दाब को उदाहरण से समझाइए। तो परासरण दाब होते क्या है? अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलय में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव परासरण दाब कहलाता है। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण दाब की क्रिया रुक जाए। तो परासरण दाब किसे कहते हैं? किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिससे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए। उदाहरण के लिए लोहे के एक बंद पात्र में विलयन व विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तथा पिस्टन पी पर लगा दाब बढ़ जाता है, जो दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है। इस बार पिस्टन पी पर दाब बढ़ने पर परासरण की क्रिया को रोक दिया जाता है तथा दाब मापक द्वारा दाब का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। यह बढ़ाया गया दाब ही विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो इसका फिगर देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना है तो ये एक लोहे का फ्लास्क है, ये ऊपर परासरण दाब लगाया जाता है। यहाँ पर जो बढ़ता है नली के द्वारा उतना गैप नोट कर लिया जाता है और ये जो दाब होता है ये दाब मापक द्वारा नोट कर लिया जाता है। ये अर्धपारगम झिल्ली लगाई गई है, ये विलयन है, ये विलायक है और ये विलयन है। तो विलयन के बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है, इस टॉपिक से विलयन से पूछे जाने वाला लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देखना है और
ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषा कीजिए, या राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं बताइए। तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आवेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो राउल्ट का वाष्प दाब नियम क्या है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो इसे गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर एक्स विलेय है जहाँ, तो एक्स बराबर क्या है, एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। राउल्ट की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो गणितीय सूत्र है इसका P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर एक्स, जहाँ विलेय है एक्स का बराबर क्या होता है, एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ P0 माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन है, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में, एक्स विलेय क्या है, विलेय के मोल प्रवाह है, एन है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, कभी कभी केवल क्वेश्चन पूछा जाता है राउल्ट के नियम की सीमाएं बताई। तो राउल्ट के नियम की निम्न सीमा है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है, अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। चूंकि विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं, अतः उनके विलयनों विद्युत अपघट्ट में पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये था आपका विलयन अध्याय से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप इन्हें पीडीएफ में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। तो आपको सर्च करना होगा SUBHANSH क्लासेस CLASSES.com। तो आप इससे गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही हो बोर्ड परीक्षा के लिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।